एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया भारती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों मेरी इस छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बताने वाले हैं 2025 में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और सब न्यू प्रश्न है। और इससे आप लोग को पता भी चलेगा कि आने वाला एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर जो आप लोग नए नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग के भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग से यह प्रश्न एक भी ना छूटे ज्योग्राफी के पोर्शन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? तो पुणे, कोचीन, शिलोंग या गोवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पुणे। पुणे है जो भारत के छाया प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पहला है संवहन धाराएं बनाना, दूसरा है उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देना, तीसरा है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकना, चौथा है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करना। इसका सही आंसर है दोस्तों संवहन धाराएं बनाना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पवन दिशा की मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो पहला अक्षांश है, दूसरा महासागरीय धारा है, तीसरा उच्चावच है, चौथा मानसूनी दाब प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मानसूनी दाब प्रणाली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? तो तमिलनाडु में वर्षा को प्रभावित करना, पूर्वी घाटों पर बर्फबारी लाना, तीसरा है भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना, चौथा है मानसून के पीछे हटने का कारण बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना पश्चिमी जेट धाराओं का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तीसरा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, चौथा है केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो पहला है देवदार, फिर है साल, तीसरा है बबूल, चौथा है बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 साल है जो पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो पहला है मन्नार की खाड़ी समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो पहला है अल्पाइन वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कंटक वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो पहला है झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है अबोहर वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा है हरिके वन्य जीव अभयारण्य और चौथा है वीर मोती बाग वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनवरी 2025 में नमदाफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है?
पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय, चौथा है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और रहित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया? तो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है वन सलाहकार परिषद, तीसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, चौथा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के दूतों ने किस राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता और प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडों का अनुभव करने के लिए उसका दौरा किया? तो पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पेरियारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रण उत्सव दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक का स्थल ढोंढो किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है? तो पहला है पंजाब सतलज बेसिन के किनारे, गुजरात कच्छ के रण के निकट, तीसरा है राजस्थान थार मरुस्थल के निकट, चौथा है महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, जो कच्छ के रण के निकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को उसकी समृद्ध विरासत और विविध वन्य जीवन को उजागर करते हुए 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य नामित किया है? तो पहला है केरल, राजस्थान, ओडिशा या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, तो आप लोग को यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इसमें टोटल 219 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा इसे देख ही लीजिएगा और बार बार सुनकर याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालय बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पहला सीमावर्ती क्षेत्रों में मठों की संख्या कम करना, दूसरा पारंपरिक शिक्षाओं के साथ आधुनिक विषयों को एकीकृत करना, तीसरा मठों को धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में बदलना, चौथा चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर 1 दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया? तो पहला मेघालय है, दूसरा ओडिशा है, तीसरा झारखंड है और चौथा छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो पहला है शिमला पहाड़ी राज्य, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चौथा है राजपूताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शिमला पहाड़ी राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? पहला है ऑप्शन भील, दूसरा ऑप्शन है गद्दी, तीसरा है वन गुज्जर और चौथा है थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वन गुज्जर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदाय की संख्या सबसे अधिक है? तो पहला है मध्य प्रदेश का, दूसरा है छत्तीसगढ़ का, तीसरा है ओडिशा का और चौथा है झारखंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा का है, जो सबसे ज़्यादा संख्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है?
तो पहला है चंडास, दूसरा है रंगबैग, तीसरा है गिटिओरा और चौथा है मोरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, चंडास नाम का वह उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की कोनयाक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, नागालैंड और सिक्किम में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, या नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यह जनजाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है? तो पहला है पानी की उपलब्धता के कारण, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है मृदा की उर्वरता और चौथा है भूजल लवणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पानी की उपलब्धता है जो सघनता को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो पहला है प्रशासनिक शहर है, यह औद्योगिक शहर है, यह स्थानांतरण और वितरण शहर है, या फिर ये मनोविनोदात्मक शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह औद्योगिक शहर है। जो उत्तर प्रदेश है यह कैसा शहर है? तो औद्योगिक शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, अंकलेश्वर को, इंदौर को या पिलानी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, जमशेदपुर को भारत का इस्पात का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला है श्रेणी 1, श्रेणी 6, श्रेणी 2 या श्रेणी 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, श्रेणी 5 में इसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टीयर शहर का एक उदाहरण है? तो पहला भोपाल, अमृतसर, कोलकाता या जयपुर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता है जो टीयर शहर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? तो पहला है नर्मदा बेसिन, दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन, तीसरा है गोदावरी बेसिन, चौथा है गंगा बेसिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गंगा बेसिन है जो सांद्रण को सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजमार्ग पर चाल सीमा की विमा होती है तो कितना होती है? तो द्रव्यमान होती है, या समय होती है, या समय पर लंबाई होती है, या लंबाई पर समय होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजमार्ग पर चाल की सीमा बीमा लंबाई पर समय होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो पहला है 70%, दूसरा है 65%, तीसरा है 55% और चौथा है 85%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 70% अनुमानित प्रतिशत है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है? तो 300 गीगावाट है, या 175 गीगावाट है, या 100 गीगावाट है, या 500 गीगावाट है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 500 गीगावाट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है? तो पहला 150, या 111, या 100, या 122? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 111 है जो राष्ट्रीय जल मार्ग की विकास करने की घोषणा की गई है 2016 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत किस परिवहन पहल का उद्देश्य भारत को थाईलैंड और म्यांमार से जोड़ना है? तो कलादान परियोजना के तहत, मेकोंग गंगा मार्ग के तहत, पूर्वी तट आर्थिक मार्ग के तहत या IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग के तहत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग के तहत है, जो थाईलैंड और म्यांमार से जोड़ने का उद्देश्य है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है? तो पहला है निजी निवेश का उच्च स्तर, दूसरा है सुस्थापित अवसंरचना, तीसरा है पर्यावरण संबंधी न्यूनतम चिंताएं, चौथा है पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पहला है गंगा बेसिन, दूसरा है पूर्वी राजस्थान, तीसरा है उत्तरी हिमालय जिसे लद्दाख क्षेत्र भी कहते हैं, और चौथा है तटीय आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी हिमालय जिसे लद्दाख क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो पहला अरुणाचल प्रदेश की, दूसरा तमिलनाडु की, तीसरा गुजरात की या चौथा ओडिशा की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वह पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है यहाँ की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में श्रेणी 1 शहरों में जनसंख्या वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो धार्मिक कारकों की वजह से, या ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की वजह से, या सरकारी रोजगार की वजह से, या प्राकृतिक वृद्धि की वजह से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। शहरों की जनसंख्या वृद्धि है जो ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? पहला है भूमि की कीमतों में कमी होता है, दूसरा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तीसरा स्कूलों में नामांकन में कमी होती है, चौथा पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्यकी घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति जनसंख्या से है? तो पहले डॉक्टर से है, गृहस्थी से है, कृषिगत भूमि की इकाई से है, या अस्पताल का विस्तार से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कृषिगत भूमि की इकाई से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? तो पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, दूसरा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का, तीसरा कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का, चौथा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का है, जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था 2023 और 24 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने के मुख्य कारण क्या है? तो पहला है भूमि की उपलब्धता, दूसरा है स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व, तीसरा है उच्च सकल घरेलू उत्पाद, और चौथा है खनिज वितरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व के कारण राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए क्या किया गया है? तो बेंगलुरु के लिए किया गया है। तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो पहला है अंतर्देशीय जल मार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, तीसरा है रेल मार्ग, चौथा है सड़क मार्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्देशीय जल मार्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर
टायर 25। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। दूसरा, अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया था, जबकि समुद्री चरण और HADR संचालन काकीनाडा में आयोजित किए गए थे। तीसरा, भारतीय भागीदारी में INS विक्रांत के साथ साथ अन्य सेना और वायुसेना की टुकड़ियां शामिल थीं। चौथा, अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और SOP तैयार करना था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। 2 और 4 केवल कथन सही है और बाकी सभी कथन गलत है। तो 2 में क्या है? अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया था, ये सही बात है। जबकि समुद्री चरण और HARD संचालन काकीनाडा में आयोजित किए गए थे, ये भी सही है। और चौथा है, अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और SOP तैयार करना था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। दूसरा, इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। तीसरा, यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप परीक्षण पर केंद्रित था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है, बाकी 3 है जो गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है? तो पहला, ग्रेटर नोएडा में, सूरत में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा में यह अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया गया था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो केवल खाद्य आपूर्ति की, केवल वित्तीय सहायता की, आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल की या फिर केवल चिकित्सा सहायता की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, आपदा राहत सामग्री की भी सहायता की जा रही है, मानवीय सहायता भी किया जा रहा है और खोज और बचाव दल का भी सहायता किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? तो राखीगढ़ में मिले, मेहरगढ़ में मिला, कालीबंगा में मिला या फिर हड़प्पा में मिला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यह मेहरगढ़ में पहली बार मिला था कपास की खेती की साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में या नैरोबी केन्या में या कैली कोलंबिया में या रोम इटली में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कैली कोलंबिया में पहली बार इसका आयोजन किया गया था इस सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का नारा क्या था? या पर्यावरण शांति की नारा था, या जैव विविधता से प्राकृतिक तक नारा था, या प्राकृतिक के साथ शांति का नारा था, या जैव विविधता से शांति का नारा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक के साथ शांति का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 जिसे COP16 कहा जाता है, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? तो जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ या फिर कोलंबिया में हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, इटली में यह संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली? तो श्रीलंका ने संभाली थी या फिर म्यांमार ने संभाली थी या बांग्लादेश ने या फिर भारत ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत ने यह संभाली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व PTR के प्रबंधकर्ताओं ने के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु
TRAFFIC विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की। तो पहला बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बेतला राष्ट्रीय उद्यान में यह किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर के पहले हिरन पार्क को मंजूरी दी? तो हिसार में, या फरीदाबाद में, या मुरादाबाद में, या नोएडा में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नोएडा में इसकी मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में, या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए थे। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें देखते होंगे हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि अगर जो अगला बार आप लोग के एग्जाम में पूछे तो ये क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत ने निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो पहला है नागरहोल टाइगर रिजर्व, दूसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नागरहोल टाइगर रिजर्व है जो कब्जा इस पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई है? तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, और चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमिलिया पाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, गुजरात में स्थित है, असम में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के अधिकारियों ने के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, या दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर, या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर, या पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित गांव को क्या किया है, सफलतापूर्वक इसे मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है, अरावली से निकलती है, या फिर सतपुड़ा से निकलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा से है जो नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो यमुना से, या ब्रह्मपुत्र, या कृष्णा, या गंगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो टोस, तीस्ता, सोन, या गोमती? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है 1 टोस नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो पहला तापी, झेलम, तीस्ता, या लोनी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लूनी नदी है जो राजस्थान से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो रुद्रप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है, या देवप्रयाग, या हरिद्वार, या ऋषिकेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देवप्रयाग में
यह दोनों नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु बेसिन तंत्र जिसे इंडस बेसिन सिस्टम के नाम से जाना जाता है कि एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रावी, यमुना, कावेरी या गोदावरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रावी। रावी है जो सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 351 किलोमीटर, 567 किलोमीटर, 851 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 851 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सांभर झील है, चिल्का झील है, बुल्लर झील है या पुलिकट झील है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सांभर झील है जो भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो रामगढ़ झील कृत्रिम झील है या पुष्कर या आना सागर या सांभर झील। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आना सागर है जो यह एक कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखंड बनाने के लिए जानी जाती है? तो पेन्नार, ताप्ती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय क्षेत्र में महाखंड बनाने के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा रेंज गुजरात से निकलती है, अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है या पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरावली पहाड़ियाँ जो राजस्थान से निकलती है वही साबरमती से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो पहला गोमती है, कोशी है, घाघरा है या महानदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महानदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अप्रैल 2025 को हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो पुलवामा जिले में, श्रीनगर में या उधमपुर जिले में या अनंतनाग जिले में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उधमपुर जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? तो पहला कौन यह किया है? तो IIT गुवाहाटी ने यह किया है या IIT खड़गपुर वाले ने यह सिद्ध किया या IIT मुंबई वाले ने या फिर IIT कानपुर वाले ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 IIT खड़गपुर वाले इसका परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो पहला रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, दूसरा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? तो पहला मुरादाबाद शहर, दूसरा गोरखपुर शहर या फिर कानपुर शहर या फिर आगरा शहर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर जो शहर है वह कचरा मुक्त परिवेश बनाने का उद्देश्य सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक शहर बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली है जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़, पटना, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली यह आयोजित किया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्वी भारत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो केरल तट पर, पूर्वी हिमालय पर, पश्चिमी घाट पर या छोटा नागपुर पठार पर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छोटा नागपुर पठार पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर जेट धाराओं की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो काल बैसाखी के कारण, पूर्वी हवाओं के कारण या बंगाल की खाड़ी के चक्रवात के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या गुजरात? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो पहला ध्रुवीय धाराओं की वापसी के कारण या मानसून के आरंभ के कारण या दिन के तापमान में वृद्धि के कारण या ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित के कारण? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने के कारण यह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? तो चक्रवाती के कारण, संवहनीय के कारण या पर्वतीय के कारण या वाताग्र के कारण? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पर्वतीय वर्षा के कारण यह घटना होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो मुंबई, चेन्नई, जयपुर या फिर भोपाल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई है जो आते हुए मानसून से प्रभावित नहीं होता है बल्कि जाते हुए वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो तीव्र और तापन के कारण, तटीय आर्द्रता के कारण, वाताग्र चक्रवात के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीव्र और तापन के कारण है जो मरुस्थल का दाब सबसे कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी हवाओं को प्रतिस्थापित करना, ITCZ को तीव्र करना, तीसरा शीत वायु के अभिवहन को सक्रिय करना, चौथा भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना ही उष्ण कटिबंधीय जेट धारा का कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोच्चतम व्याख्या करता है? तो क्रॉक्स इक्वेटोरियल सर्ज, उपोष्ण कटिबंधीय जेट हस्तक्षेप, तीसरा पूर्वी गर्त का विकास, चौथा मानसून में रुकावट? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मानसून में रुकावट के कारण यह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल है जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो चीन से या पाकिस्तान से या भूटान से या फिर नेपाल से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन है। चीन से अलग करता है मैकमोहन रेखा भारत को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भूटान या फिर म्यांमार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है क्योंकि बीच में समंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किसके बीच स्थित है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और चीन के बीच है या भारत और बांग्लादेश के बीच है या फिर भारत और भूटान के बीच है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भारत और तिब्बत के बीच लिपुलेख दर्रा आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाक जल
डमरू मध्य, जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका है जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम, असम, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 असम है जो भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर मालदीव्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मालदीव्स है जो समुद्री सीमा द्वारा भारत से अलग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो भूटान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार है जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो पहाड़ और संधिया के द्वारा, मरुस्थल के द्वारा, व्यापार चौकियां के द्वारा या फिर बाढ़ लगी सीमा के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ और संधिया के द्वारा है जो भारत भूटान की सीमा मुख्य रूप से परिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो नियंत्रण रेखा कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है या डुरंड रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसे डुरंड रेखा कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान के सीमा के बीच है जो इसे डुरंड रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो नेपाल के बीच है, भूटान के बीच है, चीन के बीच है या फिर बांग्लादेश के बीच है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल के बीच है जो काला पानी सीमा विवाद भारत से चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार है जो निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो लीपू लेक है, नाथुला है या फिर रोहतांग है या फिर किबिथू है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 किबिथू है जो भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो सिंगापुरी, पहला ऑप्शन है सिंगापुर चौगी एयरपोर्ट या हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट या फिर इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर चौगी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 66 डिग्री 30 ईस्ट से 98 डिग्री ईस्ट तक है या फिर 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है या फिर 70 डिग्री ईस्ट से 95 डिग्री 30 ईस्ट तक है या फिर 69 डिग्री 10 ईस्ट से 96 डिग्री 15 ईस्ट तक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो 40 डिग्री 25 डिग्री 35 डिग्री या 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 30 डिग्री है जो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि IST 72 डिग्री 30 ईस्ट पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 97 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर लगभग क्या समय होगा? तो 12:30 होगा या 11 बजेगा या फिर 1 बजेगा या फिर 1:20 होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1 बजेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में है या पश्चिम में है या पूरब में है या दक्षिण में है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 2933 किलोमीटर सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पारदर्शिक जल आधार रेखा कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो 100, 24, 200 या फिर 12। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो बंगाल की खाड़ी का, या पर्शियन खाड़ी का, या अरब सागर का, या खंभात की खाड़ी का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बंगाल की खाड़ी का यह प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, या फिर गुजरात की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गुजरात का मुख्य भूमि सबसे लंबी है, सबसे लंबी राज्य की तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छ के रण से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या 25 डिग्री नॉर्थ, या 20 डिग्री नॉर्थ, या 18 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख अमृतसर के सबसे निकट है? तो अगरतला है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, या कन्याकुमारी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद है जो शहर का प्रमुख अमृतसर का निकट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध है तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो पहला छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो उसे दीपू दर्रा कहते हैं, या अर्जा बिंदु कहते हैं, या त्रिजंक्शन दर्रा कहते हैं, या किबुथुत कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दीपू दर्रा कहते हैं। जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं उसे दीपू दर्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? तो तनोट है, या कोटेश्वर है, या लखपात है, या घुआर मोटा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसे घुआर मोटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ तक फैला हुआ है? तो 500 समुद्री मील तक फैला हुआ है, 400 समुद्री मील तक फैला हुआ है, या 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, या 300 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी से सबसे निकट से गुजरता है? भोपाल, पटना, दिसपुर, या फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भोपाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, या फिर 1,70,000 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है थार रेगिस्तान का अनुमानित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो घग्गर नदी, लूनी नदी, यमुना नदी, या सतलज नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लूनी नदी है जो थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो यार्डर्ग्स कहा जाता है, या बार्चनस कहा जाता है, या अर्ग कहा जाता है, या इनसेलबर्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बार्चन्स इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? पूरब में, उत्तर पूरब में, उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है? तो पहला नखलिस्तान है, दूसरा अंतर्देशीय जल निकासी है, तीसरा स्थानांतरीय टीले है, या फिर घने सदाबहार जंगल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, घने सदाबहार जंगल है जो थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो भारत और चीन के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तान है जो प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो सदाबहार वन पाया जाता है, या छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती है, या मैंग्रोव जल पाया जाता है, या अल्पाइन साद्रल पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं पाया जाता, इसीलिए यहाँ का वन कैसा होता है? तो छोटी होती है, कांटेदार होती है, ताकि उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो। अब अगर जो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हम सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें एक एक करके, तो वो भी आप लोग को बताइएगा हमको, तो हम ज़रूर आप लोग को वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि हम ऐसा वीडियो जल्दी जल्दी में इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन करने में सहायता हो, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। लेकिन अगर जो आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताइए, तो मैं वो भी बताऊंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली लुप्त प्राय पंछी प्रजातियां कौन सी है? तो पेलिकन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, या फ्लेमिंगो है, या हॉर्नबिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो सरदार सरोवर नहर, या टिहरी नहर, या इंदिरा गांधी नहर, या यमुना नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर है जो थार रेगिस्तान में सिंचाई का प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो साल, नीम, सागौन, या खेजड़ी पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, साल, नीम और सागौन है जो पर्णपाती वन का उदाहरण है। तो इसमें आप लोगों को भी पता होगा कि खेजड़ी ही वन है जो पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खेजड़ी वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? पहला है सिंधु नदी का मैदान, दूसरा है कच्छ का रण, तीसरा है विंध्य पहाड़ी, और चौथा है अरावली पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विंध्य पहाड़ी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करता है, राजस्थान और पंजाब को कवर करता है, राजस्थान और गुजरात को कवर करता है, या फिर गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान और गुजरात को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला ध्रुवीय रेगिस्तान, या फिर टुंड्रा रेगिस्तान, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, या भूमध्य सागरीय रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है थार रेगिस्तान को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? तो पहला अनियमित वर्षा, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण, चौथा पशुधन द्वारा चराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, देशी वृक्षों को बढ़ता रोपण। रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण में अधिक योगदान देता है, देशी वृक्षों को बढ़ता रोपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांका या कुंड जैसी अपनी विल्सन जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पंछी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, बंगाल फ्लोरिकन के लिए, या ग्रेट हॉर्नबिल के लिए, या फिर पिकॉक के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। यह जो पार्क है वह
प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो किस राज्यों में फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो पहला है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश। दूसरा है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तीसरा है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। चौथा है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, जो भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? तो पहला है ज्वालामुखी विस्फोट, जलोढ़ मिट्टी का जमाव। तीसरा है हिमनद अपरदन। चौथा है विवर्तनीय उत्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी का जमाव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो पहला बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पंजाब है जो गंगा मैदान से आच्छादित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भू आकृति संरचना शिवालिक के समानांतर स्थित है और लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है? तो पहला दोआब, दूसरा डेल्टा, तराई या भाबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भाबर है जो शिवालिक के समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण के कारण होता है, या नर्मदा, तापी और महानदी के निक्षेपण के कारण होता है, या कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के निक्षेपण के कारण होता है, या यमुना, सतलज और गोमती नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यह है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण के कारण विशाल मैदानों का निर्माण होता है, भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो पहला भांगर, दूसरा विंध्य पठार, तीसरा खादर या फिर तराई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, विंध्य पठार है जो उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो पहला लूनी, दूसरा त्रिष्टदत्ती या फिर सरस्वती या फिर चंबल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, लूनी नदी है जो सागरमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो पहला जलोढ़ और उपजाऊ, दूसरा चट्टानी और ऊंचा, तीसरा शुष्क और बंजर, चौथा पहाड़ी और वनच्छादित। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ और उपजाऊ जो है वह उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो काला कपास मृदा है, या फिर जलोढ़ मृदा प्रकार की मृदा है, या फिर लेटेराइट मृदा है, या फिर लाल मृदा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मृदा। भारत के विशाल मैदानों में जलोढ़ मृदा की प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? तो डेल्टा में होते हैं, या फिर तराई में होते हैं, या फिर भांगर में होते हैं, या फिर भाबर में होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, तराई इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो पर्वत श्रृंखला मौजूद थी, या फिर उथली गर्त या भू अभिनति मौजूद थी, या घना जंगल मौजूद था, या गहरी समुद्रीय खाई मौजूद था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उथली गर्त और भू अभिनति मौजूद था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई लगभग कितनी है पश्चिम से पूरब तक? तो 2400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1002 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसका लंबाई है जो 2400 किलोमीटर उत्तरी मैदान से कुल लंबाई, इसका उत्तरी मैदान की कुल लंबाई है जो 24 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब तक की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो तराई, भांगर, भाबर या खादर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भांगर है जो उत्तरी मैदान का पुराने जलोढ़ से बना हुआ है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हिमालय का तलहटी मैदान से प्रसिद्ध है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान से प्रसिद्ध है, या यमुना घाटी का मैदान से प्रसिद्ध है, या उत्तर दक्कन मैदान से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो जलोढ़ मृदा में की जाती है, लाल मृदा में की जाती है, या लेटेराइट मृदा में की जाती है, या फिर काली मृदा में की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलोढ़ मृदा में की जाती है आर्द्र कृषि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? तो चाय, कपास, गेहूं या फिर बाजरा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, चाय है जो रोपण कृषि से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूह द्वारा अपनाई जाती है? तो रोपण कृषि, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, स्थानांतरित कृषि है जो मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? तो रोपण कृषि कहलाती है, वेदिका कृषि कहलाती है, जीविका कृषि कहलाती है, या फिर मिश्रित कृषि कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यह मिश्रित कृषि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो असम में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में या फिर केरल में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, असम में है जो स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो केरल और असम में की जाती है, पंजाब और हरियाणा में की जाती है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में की जाती है, या फिर राजस्थान और गुजरात में की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यह केरल और असम में की जाती है रोपण कृषि मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो विस्तीर्ण खेती की जाती है, मिश्रित खेती की जाती है, वेदिका खेती की जाती है, या फिर आर्द्र भूमि खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वेदिका खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है? तो पहला पारंपरिक बीज किस्में, दूसरा है मैनुअल कृषि पद्धतियाँ, तीसरा है पारिवारिक श्रम का उपयोग, चौथा है उच्च स्तरीय मशीनरी का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय मशीनरी उपयोग है जो जीविका खेती का विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? तो गेहूं की, सरसों की, धान की या फिर कपास की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, धान की है जो यह प्रमुख फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? हाइब्रिड बीजों का उपयोग, दूसरा है जल की कम उपलब्धता, तीसरा उर्वरकों की कमी, चौथा बहुत अधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जल की कम उपलब्धता है जो शुष्क भूमि खेती का प्रमुख बाधा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी भारत या फिर दक्कन का पठार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सिंधु गंगा के मैदान है जो चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है? तो पहला निर्वाह कृषि, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा वृक्षारोपण कृषि और चौथा वाणिज्यिक कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, स्थानांतरित कृषि है जो केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो पहला वेदिका कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर डेयरी कृषि? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्थानांतरित कृषि है जो अपनाई जाती है जो कि मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं?
तो पहला ऑप्शन है विंध्य पर्वतमाला और अरब सागर के बीच स्थित होते हैं। दूसरा हिमाचल और हिंद महासागर के बीच स्थित होते हैं। तीसरा पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित होते हैं। और चौथा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है? पहला वाष्पीकरण द्वारा, दूसरा समुद्र का स्तर बढ़ाकर, तीसरा समय के साथ तलछट जमा करके और चौथा भ्रंश रेखाएं बनाकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3, समय के साथ तलछट जमा करके है जो नदियां तटीय मैदान का निर्माण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कोचीन, मंगलौर, विशाखापट्टनम या फिर कंडाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विशाखापट्टनम है जो प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर पारादीप बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मंगलौर बंदरगाह है जो पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है, गोवा में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यह है जो गोवा में स्थित है, गुजरात में यह है जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई, कोचीन, पारादीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कोचीन है जो बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तो राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान का है जो भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है, गुजरात के है जो तट रेखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, गुजरात से केरल तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के तक फैला हुआ है या फिर ओडिशा से कर्नाटक तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूर्वीय तटीय मैदान का विस्तार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? पहला है अंतर्जलीय तटीय मैदान, दूसरा है डेल्टा तटीय मैदान, तीसरा है ज्वारीय तटीय मैदान और चौथा है उन्मज्जी तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अंतर्जलीय तटीय मैदान इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? तो जल मार्ग तट से, उद्गामी तट से, वलित तट से या फिर चट्टानी तट से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसे उद्गामी तट से वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट है? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में, 11 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में, 10 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में, 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में है जो तटीय समुद्र तट है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो पहला लक्षद्वीप, दमन और दीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तटरेखा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर, उत्तरी पूर्वी तट पर, दक्षिणी पूर्वी तट पर या फिर उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी पूर्वी तट पर है जो कोरोमंडल तट स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो कोंकण तट पर स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है, मालवाड़ तट पर स्थित है या फिर पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदान पर उत्कल मैदान है जो स्थित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो कपड़ा, रबर, चीनी या फिर लौह और इस्पात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लोहा और इस्पात है जो उद्योग के अन्य खनिजों के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सिंधु गंगा का मैदान में, पश्चिमी घाट के मैदान में, या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर, या फिर पूर्वी घाट पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सिंधु गंगा मैदान के तट पर यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, फिर या फिर राजस्थान में। तो यह इसका सही आंसर है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा अधिकतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो पहला दक्कन के पठार में, दूसरा सूखा प्रवण क्षेत्र में, गंगा और गोदावरी डेल्टा में, या फिर पश्चिमी हिमालय में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सूखा और प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है? तो मरुस्थलीय मृदा की, जलोढ़ मृदा की, या लाल मृदा की, या फिर काली मृदा की। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किस में है? तो काली मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई, नहर सिंचाई, ताल सिंचाई, या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ड्रिप सिंचाई है जो इसका सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो ट्यूबवेल और नहरें, टैंक, वर्षा जल संग्रहण, या अधोभूमि सिंचाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ट्यूबवेल और नहरें है जो भारत के सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अवभूमि सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है? तो पहला रेतीली मिट्टी वाले स्तर क्षेत्रों के लिए, निम्न मृदा उर्वरक क्षेत्रों के लिए, निम्न जल स्तर क्षेत्रों के लिए, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उच्च जल स्तर क्षेत्रों के लिए यह मृदा बहुत ही उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नहर सिंचाई कहते हैं, खांचा सिंचाई कहते हैं, या फिर स्थानीय सिंचाई कहते हैं, या फिर नलकूप सिंचाई कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इसे स्थानीय सिंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पंजाब, पठारी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पठारी क्षेत्र है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो पहला तालाब, नदी, नहर, टैंक, या खुला कुआं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, खुला कुआं है जो भूजल आधारित सिंचाई का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग CWC ने के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परीक्षण, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। तो देखिए इसका पूरा करके दिखाते हैं, केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो दार्जिलिंग, मसूरी, ऊटी, या फिर शिमला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऊटी है जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, या फिर खादर कहा जाता है। तो इसे दून कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो खासी पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ, नांगा पहाड़ियाँ, या फिर पटकाई पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, खासी पहाड़ियाँ है जो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो नाथुला, जोरजिल्ला, बनिहार दर्रा या फिर सिपलीला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बनिहाल दर्रा है जो पर्वत दर्रा और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक या फिर हिमाचल हिमालय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हिमाद्री है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और उसकी चोटियां सबसे ज़्यादा स्थित है, तो वह हिमाद्री का है जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, दमन और दीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वीपों का कौन सा समूह 8 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है? तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर रामेश्वर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप है जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो नील, हैवलॉक, बैरन या फिर मिनिकॉय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर है। मिनिकॉय है जो अंडमान समूह में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारकोडम द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में, लक्षद्वीप में, अंडमान सागर में या फिर मन्नार की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अंडमान सागर में नारकोडम द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मिनिकॉय है, बित्रा है, कवारती है या फिर अगत्ती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बित्रा है जो लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो कार निकोबार द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप के स्थित है, नानकौरी द्वीप के बीच स्थित है या फिर लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? तो 8 डिग्री चैनल कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है या फिर विषुवतीय चैनल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो हैवलॉक द्वीप, बैरन द्वीप या नील द्वीप या फिर रॉक्स द्वीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हैवलॉक द्वीप का जो है जो नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप या उपद्वीप या फिर चट्टानी दृष्टियांश है? तो 612, 742, 836 फिर 1002। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसमें 836 है जो द्वीप, उपद्वीप या फिर चट्टानी दृष्टांत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभावों का हिस्सा नहीं है? मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या फिर पूर्वोत्तर पठार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है जो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभावों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? हिमालय, गिर पर्वत श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ, दिल्ली रिज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है हिमालय। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग को कठिन लगेगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब को एक बार पढ़िएगा तो याद नहीं होगा, ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसे याद कर पाइएगा। ऐसा सोचिएगा कि एक बार वीडियो देख लिए तो हमको याद हो जाएगा, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है।
कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए माइंड में उसी चीज़ को बार बार रिवीजन करिए, तभी वो आपका क्वेश्चन है जो याद होगा। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए या किसी भी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 2025 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सब क्वेश्चन ये सब लेके आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये सब क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में एक भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? तो गारो की पहाड़ियाँ, मिकीर पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ या फिर खासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मिकीर की पहाड़ियाँ है जो मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो जंस्कार पर्वतमाला पर, कारगिल के पास, या फिर धौलाघर पर्वतमाला पर, धर्मशाला के पास, या फिर पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर, मनाली के पास, या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ पर, देहरादून के पास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला पर और मनाली के पास रोहतांग दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो आंतरिक हिमालय, शिवालिक रेंज, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ या फिर केंद्रीय अक्षीय रेंज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसे आंतरिक हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में फूलों की घाटियां राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो धौलाधर में, पीर पंजाल में, काराकोरम में, या फिर पश्चिमी हिमालय में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी हिमालय में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी हिमालय में फूलों की घाटियां राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो पंजाब से सिक्किम तक, अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर तक, जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक, बिहार से पश्चिम बंगाल तक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है शिवालिक पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो अरावली पर्वतमाला से, पश्चिमी घाट से, सतपुड़ा पर्वतमाला से, विंध्य पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सतपुड़ा पर्वतमाला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी है जो प्रायद्वीपीय नदी का सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो छोटा नागपुर, मालवा, मेघालय या फिर दक्कन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मालवा है जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है? तो तापी, गोदावरी, कृष्णा या फिर दामोदर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दामोदर नदी पर छोटा नागपुर पठार अपवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो पहला कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार या मालवा का पठार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालवा का पठार है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मध्य उच्च भूभाग इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो गोदावरी, कृष्णा, यमुना या फिर नर्मदा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यमुना है जो
महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? पारसनाथ, अन्नाईमुडी, धूपगढ़ या माउंट आबू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, धूपगढ़ है जो सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो अंगारा लैंड का है, लॉर्सेया का है, पैंजिया का है या फिर गोंडवाना लैंड का है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गोंडवाना लैंड का है जो भारत का महान पठार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो मिक्किर की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वतमाला, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मैकाल पर्वतमाला है जो शिलांग का पठार का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अमरकंटक, अनामुडी, गुरु शिखर या कल सुबाई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अमरकंटक है जो सबसे ऊंचा शिखर है मैकाल श्रृंखला का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, दूसरा है महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वतमाला, राजपीपला पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट, और चौथा है राजमहल पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ या खासी पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? तो मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर का पठार से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2024, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2019, राष्ट्रीय वन नीति 2018? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2024 की संस्तुति पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया, उनके अति उपयोग का परिणाम क्या हुआ? तो उच्च कोटि प्रतिरोध, फसल विविधीकरण, बाढ़ या फिर मृदा लवणता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मृदा लवणता है जो परिणाम है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई है। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? तो KL 580 हरित सहायता या फिर मार्शल प्लान या फिर PL 480? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, PL 480 के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई थी PL 480 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचलित वाणिज्य फसल का उदाहरण है? तो चावल, गेहूं, नील या फिर बाजरा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, नील है जो वाणिज्य फसल का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का सभी 2025 में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर जो आप लोग को सभी सब्जेक्ट का 2025 में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर मैं भी मोटिवेट होकर आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि अगर जो आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में ज्योग्राफी हो या कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट हो उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग से उन सभी सब्जेक्ट का एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आप लोग को ये भी लगता होगा कि पता नहीं अभी कैसा क्वेश्चन पूछता है, कितना मॉडर्न क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन है तो 2025 में सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसीलिए आप लोग है जो आप लोग मेरे वीडियो पर नए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूँ आप लोग के पास जल्द पहुँचे। और अगर जो मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर जो मेरी वीडियो में कोई भी कमी दिखती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।